सीबीटी वन के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिन्हें अभी बिल्कुल बेसिक एंड पर हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अभी पता नहीं किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उनको क्या सजेशन दोगे? कैसे उन्हें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? मैथ्स और रीजनिंग है, इनका बेसिक पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और रही बात किसी टीचर को या फिर चैनल को, तो एक ही को पकड़ के अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पहले शुरुआत किससे करनी है? यानी उसी चीज से शुरुआत करनी है जो आपका अच्छा, आपको मजा आता है पढ़ने में सबसे पहले। उसके बाद में आप जो अच्छा लगे, मैथ या रीजनिंग, 2-2 घंटे उसको दीजिए। नींद आ जाता है ना आपको 1-2 घंटे बीच में, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि वो दिन, अगला दिन शुरू होता है फिर आप उठते हो तो। गाइडेंस का क्या रोल रहता है लाइफ में? जैसे कि मेंटरशिप की हम लोग बात करें तो, या फिर किसी फैकल्टी की बात करें, या फिर जो ट्रिक्स जैसे टीचर्स बताते हैं। स्पेशली किसी टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उनकी गाइडेंस में चलना बहुत जरूरी होता है। उस हिसाब से आपको याद रखने का तरीके, वो आपको समझाने का तरीका, आप हर चीज को देखना होता है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना कीजिए। हेलो एवरीवन, तो आज है हमारे साथ पुष्पेंद्र जी। और पुष्पेंद्र जी ने केवल अपना एएलपी का एग्जामिनेशन ही क्रैक नहीं किया है, इन्होंने पहले भी कुछ एग्जामिनेशंस क्रैक कर रखे हैं। तो पहले हम लोग पुष्पेंद्र जी के बारे में जान लेते हैं कि पुष्पेंद्र कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो पुष्पेंद्र, आप प्लीज़ सबसे पहले तो वेलकम, और अपने बारे में कुछ थैंक यू यहाँ सर। बताइए, जिससे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें, और जैसे आपने एग्जाम क्रैक किया वैसे बच्चे भी इजीली एग्जाम क्रैक कर पाएं। सो क्या, नमस्कार सर, मैं पुष्पेंद्र कुमार समस्तीपुर से रहने वाला हूँ, एटा डिस्ट्रिक्ट का। तो सबसे पहले मुझे, मतलब जैसे साइंस होता है, और साइंस का मुझे सबसे प्रॉब्लम ज्यादा होती थी, सबसे ज्यादा साइंस में। मैथ रीजनिंग तो मेरा ऑलरेडी ठीक था, लेकिन जब से मैं सर मेरे को मिले, वहां से सर ने मेरा गाइडेंस दिया, तब से मुझे मोटिवेशन एक अच्छी तरीके का मिला। फिर वहां से अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट किया। तो 2018 में भी मैंने एएलपी क्लियर किया था, लेकिन जो फाइनल मेरिट बना था उसमें 0.43 से छट गया था। तो डेट और मीन्स सर उसके, स्टार्टिंग एएलपी से हुई हाँ है सबसे पहले? हाँ, राइट। एएलपी से ही हुई थी सर। उसके बाद में ग्रुप डी भी मैं दिया था, तो उस टाइम पे मेरा तब नहीं हो पाया। उसमें भी फाइनल नहीं हुआ था, डीबी मेडिकल तक हुआ था, फाइनल उसमें भी नहीं हो पाया था। और उसके बाद में मैंने यूपी पुलिस का भी क्लियर किया था, सर की गाइडेंस में ही। सर से मैं मतलब काफी दिनों से, मतलब जितनी भी चीजें हैं एकदम गाइड करते हैं मेरे को सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है एक भाई की तरह। मुझे जैसे एक चीज टीचर के साथ में क्या होनी चाहिए, कि कोई भी बच्चा है सामने, स्टूडेंट, वो कुछ भी पूछे तो मतलब उसे एकदम हेजिटेशन या डर नहीं होना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि मुझे ये सेटिस्फाई करेंगे। ये नहीं कि मन में एक ऐसा आए कि नहीं हम पूछेंगे हमारा मतलब इंसल्ट फील होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो उसके बाद में फिर मैं 2023 में सर से ही कंटिन्यू जुड़ा रहा। उसके बाद में मैं 2023 में ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ था, और अभी ऑन ड्यूटी ही हूँ मैं, और सर से बात हो रही है। राइट, आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं सभी लोग के ना, अभी भी ऑफिस में ही है। और अभी हम जब इंटरव्यू प्लान कर रहे थे तो ही वाज लाइक कि अभी सर थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज बिकॉज ही इज राइट नाउ वर्किंग, राइट। तो अच्छा, तो यहाँ पर ना सर इन्होंने मैं अपना मतलब जो ऑन ड्यूटी वो मैं दिखाना चाहूंगा। मैं अभी प्रिपरेशन पूरी लगातार मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो गैस आप यहाँ पर इसी देख सकते हैं कि इसी को ही वर्क। मैंने, इसी को ही अपनी लाइब्रेरी बना रखा है मैंने। एक तो पूरा 8-10 घंटे इसी में अपना टाइम निकालते हैं सर के साथ में जुड़े हुए। बहुत अच्छा है। तो मतलब जॉब के साथ तैयारी कैसे करें, तो वो पुष्पेंद्र जी से सीखा जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि अब तो नौकरी निकल गई, अब जो चल रहा है वो चलने दो नहीं। सो दिस इज व्हाट डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो आप देख रहे हैं सभी लोग के अभी भी ऑफिस आवर्स में है, ऑफिस आवर्स में जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, बिकॉज कई देखो सभी जॉब्स ना अलग अलग टाइप की होती हैं। अब यहाँ पर रेलवेज में रहते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि टाइम ट्यूशन मिलता है। अब इतने टाइम में क्या करेंगे? तो उस टाइम में सही यूटिलाइजेशन यही है कि आप आगे के लिए और अच्छे से तैयारी करें, जिससे आप और अपडेटेड पोस्ट पे जाएं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा पुष्पेंद्र। तो अच्छा पुष्पेंद्र, अगर मैं यहाँ से वन लाइनर्स में पूछूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस क्रैक हैं, तो आप मुझे एक बार हिस्ट्री बताएंगे अपनी पूरी। तो जर्नी वाले पार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। आपने बोला हाँ कि जी सर। पहला जो एग्जाम क्रैक था वो एएलपी का ही हुआ था 2018 में। वो फाइनल हाँ लिस्ट जब आई थी तो कुछ पॉइंट मार्क्स से रह गया था, करेक्ट? जी सर जी। फिर एएलपी के बाद दूसरा एग्जाम कौन सा था? सर मैंने एएलपी से पहले भी मेरा यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक हुआ था। तो डेट मीन्स ये सेकंड एग्जाम हो गया जो कि यूपी पुलिस हो गया। नाइस। उसमें मैं हाइट में डिस्क्वालीफाई हुआ। ओह अच्छा, ओके। फिर मेरा सर सीआरपीएफ एसआई का निकाला था मैंने, थर्ड सीआरपीएफ हो गया, नाइस। और फिर? असिस्टेंट का। तो उसमें उसमें भी मैं हाइट में ही डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर उसके बाद से मैंने फोर्स छोड़ दिया, फोर्स की तरफ मैं नहीं गया। हम्म, फिर उसके बाद मैंने रेलवे को पकड़ा। फिर 2018 में फिर रेलवे का ही क्रैक किया था मैंने। राइट, उसी टाइम पर एक और एग्जामिनेशन निकला था, करेक्ट। तो इस तरह से अगर उसमें देखा। फाइनल फाइनल नहीं हो पाया उसमें भी मेरा।
फिर आगे कंटिन्यू करता रहा मैं। फिर 2023 का ये जो आया है ना, एनटीपीसी भी क्रैक किया था मैंने 2019 वाला, प्री मेंस दोनों किया था। लेवल 2 में मैं मतलब 78 मार्क्स से साथ वो किया था मैंने, टाइपिंग में फेल हो गया था मैं वहाँ पे। हम्म। फिर उसके बाद में मतलब इसका टेक्निक सीसीटीसी का भी मेरा 1 नंबर से छूट गया था, 83 मार्क्स था मेरा, 84 कट ऑफ गया था। इतने सारे एग्जाम में मैं मतलब बहुत कम मार्जिन से कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हो जाती थी। फिर उसके बाद 2023 में फाइनली आरआरबी अहमदाबाद से मैं ग्रुप डी में सेलेक्ट हुआ। फाइनली नाइस। और अभी उसी मूड पर हैं, और इसके बाद फिर अभी जो एग्जाम क्रैक करें वो एएलपी का फिर कर ही लिया है फाइनली। ईएलपी का क्रैक किया है। सो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ना बहुत सारे होते हैं पुष्पेंद्र, के वो कैंडिडेट सोचते हैं कि अरे सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो आप अगर डेडिकेशन देखें ना, तो यहाँ पर आप डेडिकेशन देखिए, 2018 से वो डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं। इवन रेलवेज क्रैक्ड है, अभी काम भी कर रहे हैं, और आपने देखा कि ना फ्री टाइम है तो उसमें वो पढ़ भी लिया। सो ये डेडिकेशन आप लोगों के साथ चाहिए, एंड यस आई कंग्रेचुलेट यू के पुष्पेंद्र भाई, आप इतने अच्छे से एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उसका अपना फाइनली वो फल देखने को मिल रहा है हमें। तो अब जी मैं सर। आपसे ना एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जी कि सर। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जब ये तैयारी करते हैं एएलपी की, तो सबसे पहले जब हम्म। एएलपी की तैयारी करनी है तो एग्जामिनेशन मेन जो है वो सीबीटी 1 फिर सीबीटी, उसके बाद फिर साइको टेस्ट होता है, राइट? तो मैं जी जी। सीबीटी 1 का सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि सीबीटी 1 के लिए जो फ्रेशर्स हैं, जिन्हें अभी बिल्कुल बेसिक एंड पर हैं, जिन्हें बिल्कुल भी अभी पता नहीं किस तरीके से तैयारी करनी है, तो उनको क्या सजेशन दोगे, कैसे उन्हें तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? उनको सर यही तैयारी, उनको पहले तो अपने माइंड में ये सेट होना चाहिए पहले बाहरी चीजों का, कि दूसरों की चीजें जो दूसरे बोलते हैं कि तेरे से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, वो दिमाग से हटा के अब आते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज इन चीजों पे, हमें किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कैसे लेना चाहिए। सबसे पहले हमें अपना मैथ्स और रीजनिंग है इनका बेसिक पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और ऐसे नहीं जैसे कई सारे लोग मैंने देखे सर, आज इसको पकड़ा कल उसको पकड़ा, फिर उसको चैनल देख लिया वो चैनल देख लिया। वो नहीं करना है, सबसे बड़ी गलती ये चीज होती है। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एक दूसरे के कॉन्सेप्ट घुस जाते हैं ना इधर उधर, तो सब मामला खराब हो जाता है। राइट, बिल्कुल तो सही। एक ही किसी एक टीचर को पकड़ के इस वही कैंडिडेट वही प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये नहीं कि आज इसको पकड़ लिया कल उसको पकड़ लिया, तो उसमें क्या है ना कि कॉन्सेप्ट अलग अलग हो जाते, तो अच्छा नहीं होता है, वो गड़बड़ होती है एग्जाम टाइम में। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, और मैथ रीजनिंग तो लगभग मोस्टली को पता ही होता है कि किस तरीके से किस किस का यूज करते हैं, वो तो नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है। और साइंस का पार्ट इतना अच्छे से क्लियर करना जरूरी होता है। और रही बात किसी टीचर को या फिर चैनल को, तो एक ही को पकड़ के अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। राइट, मतलब वो अलग अलग डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है, यू नेवर नो कि हाँ पता नहीं कौन किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, कोई कैसे गाइड कर रहा है, तो हाँ जी सही सर। पकड़ो लेकिन एक बार में उसी के साथ फिर आगे बढ़िए। राइट, अब ना यहाँ पर ये सीबीटी 1 के लिए फ्रेशर्स के लिए हो गया। अब आते हैं जी सर। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आप रहे हैं जी। इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से, करेक्ट? जी सर। जी तो सर। मैं यहाँ पर यही पूछना चाहूंगा कि इलेक्ट्रीशियन की जो तैयारी है, वो क्या हमें सीबीटी 1 के साथ कर देनी चाहिए, या फिर सीबीटी 1 का जब एग्जामिनेशन क्रैक हो तब कर देनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है, तैयारी उसकी कैसे फिर हम लोग करें? सबसे पहली चीज तो आपको एग्जाम देने के बाद ये आंसर की तो लगभग 2-4 दिन में आ जाती है। तो उस टाइम पे आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सीवीटी 1 तो क्लियर हो जाएगा। राइट। मैं ये चीज सोच के तो पहले ही रहता हूँ, इतना सीवीटी 1 तो कंफर्म है। अब मैं एग्जाम देने के बाद मेंस की तैयारी में लग जाता हूँ, ये चीज होना चाहिए। उसके बाद में जब आप किसी चीज को तैयारी कोई बुक यूज करो, तो उसमें टेक्निकल पार्ट में क्या होता है ना, हमें इसमें केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई मेरिट तो बनानी नहीं है इसकी। तो कुछ मैं टॉपिक बताना चाहूंगा जो मैं स्पेशली मैंने यूज किए थे। मैंने हाँ। उन्हीं टॉपिकों से ज्यादा देखा, जैसे एक वायर एंड केबल से हो गया, राइट। है ना, ट्रांसफार्मर हो गया, सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर हो गया, और सेफ्टी हो गया। उसके बाद में सेफ्टी के बाद में ये होता है ना अर्थिंग। ये बस 7-8 टॉपिक से आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो मैं नहीं समझता कि अब मेरा मतलब आराम से ये ट्रेड क्लियर हो जाता है। राइट, तो गाइज आप लोग जिस भी ब्रांच हैं, तो अभी जहाँ पर पुष्पेंद्र ने बताया वो सब इलेक्ट्रीशियन ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। तो ऐसे ही आपको भी पता रहना चाहिए कि एग्जामिनेशन जब हमारा क्रैक होगा, तो उसके लिए ना मुझे पता रहना चाहिए कि व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्या। क्योंकि सही चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब पता लगा कि जी हम लोग सर। वो टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, या फिर रेलिवेंट नहीं है, तो इससे ना आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी जी सर, इंपॉर्टेंट। आज का टाइम स्मार्ट स्टडी का है, हार्ड स्टडी करते रहो तो काफी पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। और फास्ट भी बहुत है ज़माना आजकल ना, क्योंकि हमारे पास जो क्राउड है यहाँ पे, जो कंपटीशन है वो भी बहुत हाई है।
तो इसलिए स्मार्ट स्टडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सही पॉइंट रखा आपने। तो इसके बाद ना मैं अगला पॉइंट जो आपसे पूछूंगा वो यही है कि ना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं और जी दोनों ही सर। कैंडिडेट्स अपने पास हैं। एक तो वो जो प्रॉपर स्टूडेंट मोड पे ही हैं, अभी 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 कॉलेज खत्म हुआ है या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे पूरा टाइम है उनके पास। तो एक तो उनके लिए बताइएगा। दूसरा, जैसे आपने तैयारी की कि मैं तो वर्किंग मोड में हूँ और फिर मैं वहाँ पे टाइम कैसे निकालूं, क्या टाइम निकालने के लिए मुझे अलग से किसी से बात करनी पड़ेगी, या फिर वो अंदर से ही इंस्पिरेशन आता है कि नहीं ठीक है भाई, मोटिवेशन कि मैं तो सिलेक्शन लेके ही मानूंगा। तो दोनों ही केस में बताना। पहले आप बता दीजिए कि जो फ्रेशर्स हैं उन्हें तैयारी कैसे सबसे करनी पहले मैं फ्रेश कैंडिडेट को बताना चाहूंगा। है। राइट। सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट को आराम से सुबह उठने के बाद में एकदम माइंड फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन सुबह कम से कम 5 बजे उठ जाना जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप लेट तक सोते हैं तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला जीवन में। सबसे पहले 5 6 बजे 6 बजे तक आराम से फ्रेश फ्रेश होकर रेडी हो जाओ पढ़ने के लिए। कम से कम 2 घंटा कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ आप एक टॉप वो बना लीजिए कि मुझे पहले शुरुआत किससे करनी है। यानी उसी चीज से शुरुआत करनी है जो आपका अच्छा, आपको मजा आता है पढ़ने में सबसे पहले। जैसे मैथ हो गया या रीजनिंग हो गया या साइंस हो गया। तो सबसे पहले मेरा तो रहता था, मैं सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ता था। ठीक है, करंट अफेयर के से बाद में उसके बाद में 2 घंटे उसके बाद ब्रेक लीजिए, आराम से अपना नाश्ता वास्ता कीजिए। उसके बाद में आप जो अच्छा लगे मैथ या रीजनिंग 2 2 घंटे उसको दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप आराम से थोड़ा, अगर नींद आ जाता है ना आपको 1 2 घंटे बीच में, तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि वो दिन अगला दिन शुरू होता है फिर आप उठते हो तो। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सो गए 2 4 घंटे के लिए, ऐसा नहीं, एकदम माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो वह इस टर्म को ना पावर नैप कहते हैं। ये पावर नैप हाँ लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि ना आप वापस से एनर्जाइज्ड मोड में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट हाँ रखा आपने। राइट। हाँ जी प्लीज। हाँ सर। उसके बाद में आपकी अगर प्रिपरेशन बेसिक आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाना एक बहुत जरूरी है। एक आप डेली प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। उसके बाद में शाम को थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, दिन भर भूल जाइए कि हमने क्या इतना स्ट्रेस लेना है, इस चीज को अलग रख देना। तो यहाँ पर ना ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब आप वर्किंग मोड में भी आ जाएंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जी चीज़ सर। आप अभी से सीख लेंगे कि जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे पढ़ाई, लेकिन साथ में माइंड भी फ्रेश करना है। तो ये फ्रेंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना, हंसी जी मजाक करना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सब जी चीज़ों को ना सर। बैलेंस बना के चलोगे। अगर केवल प्रेशर लोगे तो हम प्रेशर कुकर की तरह भाई, ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो तो एक कुछ लिमिट। नहीं, तो आप टेंशन में ही रहोगे पूरा, मतलब कुछ याद भी नहीं रहेगा। फिर यही कहोगे कि मैं इतना याद करता हूँ, साला याद क्यों नहीं होता है मेरे को। पॉइंट यही है। तो इसलिए आप लोग भी जो स्माइल देख रहे हो ना, अभी देखो वर्किंग मोड में है, बट स्माइल में आप यहाँ पर कह नहीं सकते कि ये पूरा दिन निकल गया, अभी ऑफिस आवर्स में होंगे। सो ये है। सो जैसे सचिन की एड आती थी एक, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो पुष्पेंद्र ने अपना बता दिया व्हाट इज द सीक्रेट। सो नाइस। तो यहाँ यस। पर हो गया, ये वो कैंडिडेट्स हो गए जो कि फ्रेशर्स हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो वर्किंग मोड में कैंडिडेट्स हैं वो एलपी की तैयारी कैसे करें। हाँ, वर्किंग कैंडिडेट के लिए सर ऐसा है कि अपना, जैसे मेरा ऑफिस का जो काम है, मुझे पता है कि मेरा कब किस टाइम पे काम रहता है, किस टाइम पे मुझे फ्री मिलता है। तो सबसे पहली चीज तो आप अपना जो काम है पहले उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि वो सबसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उस टाइम पे, ऑफिस टाइम में होती है आप। तो उसके बाद में आप, मेरे को तो सर जैसे मेरे टाइम रहता है, गाड़ियों का टाइम टेबल रहता है, मेरे को पता है कि किस टाइम पे कौन सी गाड़ी आने वाली है। राइट। तो उस टाइम पे मैं वर्किंग में रहता हूँ। उसके बाद में जब मेरे को टाइम फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपना पढ़ाई करने लग जाता हूँ। बाकी कुछ क्या होता है, मेरे और भी स्टाफ में बहुत सारे लोग हैं, रील्स देखना ये वो देखना, मैं इस चीज से इतना ज्यादा दूर रहता हूँ। और एक चीज, रील देखने से सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना सर, कि रील देखने के बाद में आपका माइंड, आप रील के अगर आदी हो गए ना तो आप 1 2 घंटे 1 घंटा तो कंटिन्यू पढ़ ही नहीं सकते। फिर आपका माइंड शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजों को करने की कोशिश करेगा, माइंड का सेटअप ऐसा होगा। ह्यूमन नेचर है मैंने वो। कभी, हाँ मैंने एक बीच में यूज की थी सर। तो मेरा क्या हुआ, मेरे को यही गड़बड़ लगी थी, फिर मैंने सब अनइंस्टॉल करके मैंने कहा पहले और आगे अपग्रेड अपग्रेड करना, उसके बाद देखते हैं, ये तो सब चलता रहेगा जीवन में। राइट। यही कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अपनी लाइफ को अभी अपडेट कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर सेम लेवल पे रहना है, क्या फायदा उसका। जी तो ये बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर ना आप जो फ्रेशर्स थे उन्होंने तो क्लियर कर ही लिया था। अब मैं वर्किंग मोड वाले कैंडिडेट्स को, पुष्पेंद्र की बात में अगर कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो यही बोलूंगा कि जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है ना, तो सभी का अपना अपना तरीका होता है। कोई उसमें रील्स में टाइम वेस्ट कर दे रहा है, कोई कहीं चिट चैट में टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। तो चिट चैट करना इज नॉट रॉन्ग, मतलब वो ओके है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन तक। लेकिन वहां पर जब आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वो भी कैसे, प्रेशर में नहीं, रिलैक्स मूड में रह के आपको वहां पर तैयारी करनी पड़ेगी। और टाइम देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर से टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम अपने आप नहीं मिलेगा, टाइम जी निकालना सर। पड़ेगा। और राइट। सबसे बड़ी चीज ऑफिस टाइम ये होता है, सीनियर्स की बात को दिमाग पर सीरियसली लेना ही नहीं है।
स्ट्रेस में नहीं लेना उस चीज को, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सीनियर्स का बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है, प्रेशर बहुत होता है। सो गाइस ये वाला जो पॉइंट है ना, तो आप देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में भी कैंडिडेट्स हैं, तो गाइस ये जी सर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी है इसका मतलब ऐसा। नाइस। ओके। तो अगर मैं आपसे अपना फाइनल एडवाइस अगर चाहूँ, अच्छा मुझे एक चीज़ और यहाँ पर पूछनी थी। जी सर। अ, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कि गाइडेंस का क्या रोल रहता है लाइफ में, जैसे कि मेंटरशिप की हम लोग बात करें तो, या फिर किसी फैकल्टी की बात करें, या फिर जो ट्रिक्स जैसे टीचर्स बताते हैं, तो ये जो मेंटरशिप है ना कि आपको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर टीचर्स का, या फिर वो सीनियर्स भी हो सकते हैं, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो कोई बड़े भाई भी हो सकते हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है, तो उनका क्या रोल रहेगा यहाँ पे बस आपके सजेशन। मैं तो सर आपसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रिपेयर हुआ हूँ इस चीज को लेके, कि किस, सबसे पहले मैं बताया आपको, शुरुआत में भी बताया था मैंने, कि मेरे को साइंस में, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा 12th में मेरा केमिस्ट्री में ग्रेस लग के पास हुआ था, रियल में बता रहा हूँ। लेकिन आज आपसे मतलब साइंस आपसे उस टाइम पे पढ़ने के बाद में, आपकी गाइडेंस में चलने के बाद में, मुझे मतलब साइंस का आप यकीन नहीं करोगे, मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ उस एग्जाम में साइंस के करीब आए थे 12 से 13 क्वेश्चन, ऑल करेक्ट किया था मैंने साइंस। वाह, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। केमिस्ट्री स्पेशली, फिजिक्स तो मेरा अच्छा था ही, लेकिन हम्म। केमिस्ट्री और बायो मेरे से बिल्कुल कुछ नहीं आता था। तो उसमें गाइडेंस बहुत जरूरी है, नाइस। स्पेशली किसी टीचर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उनकी गाइडेंस में चलना बहुत जरूरी होता है, उस हिसाब से आपको याद रखने का तरीके, वो आपको समझाने का तरीका, आप हर चीज को देखना होता है, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपना कीजिए। नाइस, ये पॉइंट अच्छा था। तो डेट मीन्स कि हम लोग को देखो, ऑब्वियसली हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चले जा रहे हैं, क्योंकि जी सर जी। टीचर्स ने वो एग्जामिनेशन या तो क्रैक कर रखा है, या फिर उससे रिलेटेड और एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, तो उनको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और जैसे पुष्पेंद्र ने तो अब एग्जामिनेशन क्रैक कर ही लिया, लेकिन कभी ना कभी वो फ्रेशर से, वो एक टर्म आता है, एक लाइन आती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही जी वाला जी सर। कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। सो अभी तो आप वेल एक्सपीरियंस हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा था जब जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा था। तो अच्छा, आपसे अगर मैं फाइनल एडवाइस लूँ, दिस वुड बी दी फाइनल क्वेश्चन, कि जी फाइनल एडवाइस लास्ट में आप उन स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो, जैसे आपने सीबीटी वन वाले पार्ट के लिए तो बता ही दिया था, लेकिन जी सर। सीबीटी वन के बाद ना कैंडिडेट्स जब एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो बड़ा नर्वस हो जाते हैं कि सर ये अब देखो ये टेक्निकल वाला पोर्शन आ गया, जैसे आपने टेक्नीशियन वाले पार्ट पे बताया, तो ये नर्वसनेस को कैसे दूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीटी वन क्रैक करते ही ये टेंशन सबको ही होती है, या फिर सीबी टू क्रैक करने के बाद जैसे साइको वाले पार्ट पे चले गए, तो इन शॉर्ट इस नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है। सर नर्वसनेस को तो सबसे बढ़िया तरीका कम करने का यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक पढ़ा हूँ और इस चीज से ये क्वेश्चंस आएंगे और मैं इनको बना लूंगा। और ऐसा नहीं कि आप पढ़े और आप हवा में हो कि मेरे को ये पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप उतने ही टॉपिक पढ़ोगे ना तो आपको वो फुल कॉन्फिडेंस रहेगा उस टाइम पे कि ये ऐसी चीज नहीं हो सकती मेरे से। और ये नर्वसनेस की बात रही तो आप नर्वसनेस को दूर करने के लिए सबसे जो सीनियर्स हैं या टीचर हैं उनसे बात कीजिए कि सर मुझे ये चीजें, मैं इस डायरेक्शन में मैं कैसे काम करूँ इस चीज को। अगर आप अकेले रहोगे, आप अकेले सोचते रहोगे तो दिमाग हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। राइट। अगर आप किसी टीचर या किसी सीनियर से बात करोगे तो वो यही चीज बताएंगे कि आप जो भी प्रिपरेशन की है आपने उसको, अपना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें आगे इस तरीके से ये एग्जाम आएगा हमारे लिए और हमें इसको ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करना है और हम ये सब कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी है उस चीज के लिए, बिल्कुल। कम से कम। और 7 से 8 घंटे नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो अगर यहाँ पर हम लोग पूरी बात को कंक्लूड करें, तो कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, ये दोनों जी चीज़ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच लूँ जी आज जी। 8 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल थोड़ा रिलैक्स कर लूंगा, कल परसों छोड़ दिए 10 घंटे या पढ़ूंगा। फिर यहाँ से ले गए, कल दोस्तों ने बोल दिया कि चलो चाय पीने दोस्तों को भी टाइम देना, अपने हिसाब से देना, ऐसे नहीं कि मतलब कभी भी कुछ भी चल फिर दिए, ऐसे नहीं। बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जा रहे हैं, वो नहीं, एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना बना के रखो, तो यस, जी सर। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जी उसका सर। हमारे सामने एक सबूत है, जो कि पुष्पेंद्र राजपूत जी है। सो जी सर। पुष्पेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और आपके जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी आपने आंसर दिए, ये स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करेंगे। एंड आई एम श्योर कि सभी स्टूडेंट्स पुष्पेंद्र की पूरी जर्नी से बहुत मोटिवेटेड हुए होंगे। और आपने देखा भी किस तरीके से लाइफ में, यस, लाइफ में डाउनफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। तो डाउनफॉल तो नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था, बट द पॉइंट इज कि वो बाउंड्री लाइन पे रहना, फिर एग्जाम सेलेक्ट ना होना, सिलेक्शन ना एक होना। चीज ये और होती है, आप कम से कम 10, 5, 10 या 15 काफी पीछे रहते हो तो आपको इतना टेंशन नहीं होता है। वो दर्द मैंने झेला है कि मैं किस तरीके से 0.43, 0.12, कभी एक से कभी आधा से, इतने कम से कम 7 से 8 एग्जाम में मैं ऐसे हुआ।
तो मेरे को सबसे पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस था पहले कि मेरा फाइनल हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे मेरा यही गड़बड़ हुई थी कि थोड़ा सा रह गया, तो मैं सबसे ज्यादा दुखी मैं उस टाइम पे हुआ था। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अब नहीं पढ़ूंगा मैं, बिल्कुल अब छोड़ दिया, छोड़ देता हूँ सब कुछ, अब कुछ और देखता हूँ। तो लेकिन फिर मेरे को मतलब अपना सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है सर फैमिली बैकग्राउंड देखना। अगर आपका फैमिली, अगर अपनी फैमिली को देख के चलो तो किसी दूसरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही है कि जो करना है अपने मम्मी पापा के लिए करना है, उनका नाम रोशन कभी करना है। तो आपने तो मम्मी पापा का नाम तो उनको रोशन खुशी मिलती है, किया। वो कहीं भी आपको अलग ही फील होता है उस टाइम। राइट, वही सब कुछ है, फैमिली ही जी सब सर। कुछ है। तो थैंक यू पुष्पेंद्र, आपसे काफ़ी अच्छा लगा ये बात करके, और थैंक यू आपने यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया। और जितने भी डाउट्स बच्चों की तरफ से होते हैं, इसके अलावा कोई डाउट बचता भी नहीं है, चाहे वो फ्रेशर्स हों या वर्किंग मोड में हो। तो जी आपने जी। सभी कैंडिडेट्स की यहाँ पे हेल्प कर दी। सो थैंक यू पुष्पेंद्र, थैंक्स अ लॉट। ओके, और थैंक यू कभी, सर। और मैं वेट करूंगा जल्दी से जॉइनिंग लेटर का, और फिर जॉइनिंग जी लेटर के सर, बाद जी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था पार्टी भी करनी है। जी सर। ठीक है पुष्पेंद्र, मैं ख्याल रखिएगा फिर, है ना, बाय ठीक है, बाय। थैंक यू सर।